का डिस्कवरी हो गया था, किसका खोज हो गया था? एक ऑर्बिटल अब एक न्यूक्लियस, नाभिक का खोज हो चुका था और ऑर्बिट का खोज हो चुका था। इसके बाद आपका महत्वपूर्ण हो जाता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल बोर का परमाणु सिद्धांत या परमाणु संरचना स्वरूप भी बोल सकते हैं। देखिए बोर साहब का क्या कहना था? तो बोर साहब का कहना था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ अनुमेय कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। अनुमेय कक्षा का मतलब सर्टेन ऑर्बिट। मान लो इस कक्षा में चक्कर काट रहा है तो इसी में चक्कर काटेगा, दूसरा अगर कक्षा है तो इसमें भी चक्कर काटेगा, ठीक है ना? तो नाभिक के चारों तरफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अनुमेय कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। अनुमेय का मतलब होता है पूर्व निर्धारित, पहले से फिक्स है, जिसको नेचर ने जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया उसी कक्षा में क्या करता रहेगा? चक्कर काटता रहेगा। तो पहली अवधारणा तो एकदम सिंपल है कि कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा। दूसरी बात उसने क्या बोला था? तो उसने दूसरी बात बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने कक्षाओं में चक्कर काटता रहेगा तब तक उसकी ऊर्जा ना तो बढ़ेगी और ना तो ऊर्जा घटेगी, ऊर्जा कांस्टेंट रहेगा। तो पहली बात इसका यह है इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स या electron moves in certain orbits. पहला बात ये है। दूसरा बात उसने कहा था इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में रहेगा तो एनर्जी नहीं बदलेगा, ना तो एनर्जी बढ़ेगा और ना तो एनर्जी घटेगा। एनर्जी remains constant in same orbital, same orbitals। अपने ही कक्षा में या जिस कक्षा में है उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहेगा तो ना तो एनर्जी बढ़ेगा और ना तो एनर्जी घटेगा। एनर्जी चेंज होगा। कैसे एनर्जी चेंज होगा? तो इलेक्ट्रॉन को यदि एक कक्षा से दूसरे कक्षा में आप ले जाइएगा या फिर लाइएगा तो ऐसे कंडीशन में उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है? अब बात यह है कि कौन से कक्षा में एनर्जी ज्यादा होगा, कौन सा कक्षा में एनर्जी कम होगा। तो नाभिक से जो कक्षा दूर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और नाभिक से जो कक्षा नजदीक होगा उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है ना? तो एनर्जी कुछ इस तरह से बढ़ता है, जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी का लेवल इंक्रीज करता जाता है, बढ़ता चला जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तीसरी गुण में सब ये लिखेंगे कि अच्छा इन कक्षाओं को एनर्जी लेवल भी कहा गया है। क्या कहा गया है? क्योंकि इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, जब तक रहेगा उसकी एनर्जी बनी हुई रहेगी, ना तो एनर्जी बढ़ने वाली है ना तो एनर्जी घटने वाली है। इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, एनर्जी का जो सूचना मिलता है वो कक्षाओं से मिलता है। किससे मिलता है? ऑर्बिट से मिलता है। इसलिए इन कक्षाओं को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। तो ऑर्बिट्स को हम लोग या सेल को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल। इसका एक और नाम है, कौन सा? एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर। अच्छा ऊर्जा स्तर किसका एनर्जी ज्यादा होगा? इसका एनर्जी अगर E1 है, इसका एनर्जी E2 है,
तो यहाँ पर जो कक्षा नजदीक में होगा उसका एनर्जी कम होगा और जो कक्षा दूर जाएगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। हायर डिस्टेंस पर एनर्जी बढ़ जाती है। यानी चौथा तो ये है कि E1 इज ग्रेटर देन E1 इज लेस देन E2। E2 का मान ज्यादा होगा, एक तीसरा कक्षा में होगा तो उसका और ज्यादा एनर्जी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाएगा तो होगा क्या, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट से अपर एनर्जी वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो यह एनर्जी लेना पड़ता है। यहाँ पर एनर्जी बाहर से हमको देना पड़ेगा, यानी इसमें हम एनर्जी देंगे, ये अपना एनर्जी बढ़ाएगा और एनर्जी बढ़ा करके एक कक्षा से निकल करके दूसरे कक्षा में चला जाएगा। अगर इस कक्षा से इस कक्षा में एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को लाना है तो एनर्जी निकालना पड़ेगा। याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल से आउटर ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, अंदर वाले कक्षा से बाहर वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाता है तो एनर्जी बढ़ाता है। एनर्जी क्या करता है, बढ़ाता है। और अपर वाले एनर्जी लेवल से लोअर वाले में आता है तो एनर्जी घटाता है। एनर्जी बढ़ाना है और एनर्जी घटाना है। तो यहाँ पर एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। हम एनर्जी देंगे तो इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाएगा और एनर्जी बढ़ जाएगा तो यहाँ से जंप करके इसमें आ जाएगा और उससे एनर्जी अगर निकालेंगे तो उसका एनर्जी कम हो जाएगा और हायर से जंप करके किसमें आ जाएगा, लोअर में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का कक्षा चेंज करोगे तो एनर्जी चेंज हो जाएगा। इसीलिए कक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। ठीक है, बीच में कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस कक्षा में रहने के लिए उसको 10 कैलोरी एनर्जी की जरूरत है, केवल ये उदाहरण ले रहे, कंफर्म नहीं कितना एनर्जी की जरूरत है। मान लो कि इस कक्षा में रहने के लिए कितना कैलोरी एनर्जी की जरूरत है, 10 कैलोरी। और इस कक्षा में आने के लिए मान लो कि 30 कैलोरी एनर्जी की जरूरत है। तो यहाँ पर बताओ, अगर कोई कहे कि हम इसको 5 कैलोरी एनर्जी दे देंगे तो क्या 15 कैलोरी से बीच में चक्कर मार सकता है? तो उत्तर देंगे बिल्कुल नहीं। ये मनाही क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को रुकना नहीं है। या तो आप एनर्जी 30 के पास ले जाइए या तो 10 ही रखिए। 10 रखिएगा तो ये कक्षा में आप घूमता रहेगा और 30 हो जाएगा तो इस कक्षा से कूद करके इसमें आ जाएगा, अब इसमें घूमना शुरू कर देगा। बीच में एनर्जी लेकर के वो बीच में रिबॉबिंग नहीं करेगा, बीच में मूवमेंट नहीं कर सकता। बीच वाला क्षेत्र फॉरबिडन जोन होता है, मनाही क्षेत्र होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन को घूमना सख्त बना है। ठीक है ना। और इस बोर्स परमाणु मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या है? तो बोर्स ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में मूवमेंट कर सकता है इस कक्षाओं में उसे घूमते हुए उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी पूर्णांक गुणक होगा। h/2 पाई कौन सा? h/2 पाई। 2 पाई से तो आप लोग परिचित होंगे। 2 पाई तो एक कांस्टेंट है। h को प्लैंक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में घूमेगा जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का कुल कोणीय संवेग, कोणीय संवेग यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? तो आप मोमेंटम जानते हो, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम में अंतर है। मोमेंटम निकालना है यानी संवेग निकालना है तो ऑब्जेक्ट के मास और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को गुना कर देते हैं, मिल जाता है मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो मोमेंटम में रेडियस से गुना कर दो। किससे गुना कर दो? अब जैसे मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? a। अब ये v वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है और इसकी रेडियस कितनी है? r। जिस सर्किल पर ये घूम रहा है उस सर्किल का रेडियस कितनी है? r। तो a में v से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा मोमेंटम। क्या मिलेगा? मोमेंटम, संवेग। और संवेग में रेडियस से गुना कर देंगे तो मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम। अभी इतना ही जानना काफी है। ऐसे एंगुलर मोमेंटम एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, वो आपको फिजिक्स में जानने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको सिंपल तरीका यह है कि मोमेंटम निकाल लीजिए।
अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेडियस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ऐसा करो ना, पहले इतना उतार लो फिर हम जगह देख सकते हैं इसको काम करेंगे। इसके आगे शायद नहीं आएगा, तेजी से उतारेंगे। हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो हिंदी वाले हिंदी में भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्टेन ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। दूसरा लिखा हुआ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन सेम ऑर्बिट, अपने कक्षा में एनर्जी बना रहता है। ऑर्बिट्स एनर्जी, ऑर्बिट्स जो होता है एनर्जी लेवल कहलाता है। ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल। और कक्षा जो नजदीक होगा इसका एनर्जी कम होगा, दूर होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा। अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित बनी रहती है। और तीसरा लिखेंगे ऑर्बिट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल भी कहते हैं, या सेल का दूसरा नाम क्या है? तो सेल का दूसरा नाम एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर। बेटा दे तेजी से उतारिए थोड़ा। दिया जाए आप क्या क्या बात है तो बताओ। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप याद रखें, इलेक्ट्रॉन जंप, इलेक्ट्रॉन को खुदाइए। तो देखो E1 से जंप करा रहे हो किसमें? E2 में, तो एनर्जी गेन की एनर्जी लॉस, एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी पाएगा तो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाएगा, तो यहाँ पर एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी लेगा, एनर्जी गेन करेगा। गेन माने प्राप्त करना, ठीक है। अब अगर आपने इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां तक जंप कराया? E2 से E1 में जंप करा दिया तो एनर्जी क्या हो जाएगा? लॉस, ऊर्जा लॉस। तो छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनाया जा सकता है। बाह्यतम कक्षा से अंदर वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन को लाने पर ऊर्जा का ह्रास होगा कि निर्माण होगा? तो बाहरी कक्षा से अंदर वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन को लाइएगा तो ऊर्जा का ह्रास होगा, लॉस माने ह्रास, ठीक है ना। और गेन माने प्राप्त। तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी याद रखें। जितना ज्यादा नाभिक से दूरी बढ़ेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। नाभिक से दूरी बढ़ाने पर एनर्जी क्या हो जाती है? और इसके बिफोर एक कारण भी है। देखो नेचर जो होता है आपके अंदर भी होता है, जितना ज्यादा दूरी बढ़ा उतना ही वैल्यू बढ़ता है। किसी ने कहा था कि दूर के ढोल सुहावन लगता है। तो यही तो बात है भाई। तुम लोग पढ़ रहे ओबरा में रख के, ओबरा का व्यक्ति और आसपास का क्षेत्र का कोई व्यक्ति ओबरे में रख के पढ़ रहे, तो उसकी वैल्यू थोड़ा कम आकेगा। कहेगा कि कहाँ पढ़ते हो? तो ओबरा में, थोड़ा डाउन आवाज में कम ताकत रहेगा, उतनी क्षमता नहीं रहेगी। और भले पढ़े में एकदम जेठालाल, लेकिन अगर वो बम्बई और दिल्ली में पढ़ रहा है ना तो आके वहाँ पढ़ के बतियाएगा। कहाँ पढ़ते हो? दिल्ली में। कहाँ पढ़ते थे? नीतू जैन लोग पढ़ते हैं, बहुत बड़ी विद्वासी है, बहुत बड़ी विद्वान है नीतू जैन, ठीक है ना। जिनका किताब हम आप लोग को पढ़ाते हैं मैथ का, केडी प्रकाशक का, उन्हीं का लिखा हुआ। तो होता क्या है कि व्यक्ति अगर दूर है तो ज्यादा वैल्यूएबल है और नजदीक है तो कम वैल्यूएबल है।
अब ये हर जगह सच होता है, आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी सच हो जाता है और आपके लाइफ में भी सच होता है। दूर रहोगे एनर्जी ज्यादा रहेगा, यानी ज्यादा वैल्यू बढ़ा रहेगा, नजदीक आ जाओगे वैल्यू कम हो जाएगा, गिर जाएगा। अब यहीं से फोन करो तो घर पर, अब कहो कि मम्मी आना चाहते हैं, आ जाए, तो मम्मी कहे क्या वाला होता लगे कि विदेश से फोन करेंगे, कोई वैल्यू नहीं। अब अगर मान लो कि आप दिल्ली में रह के पढ़ रहे थे, वहां से आप फोन किए कि मम्मी आज हम आना चाहते हैं, तो मम्मी कहेंगे कि कौन से, ट्रेन से कि फ्लाइट से, नमकीन बना के रखो कि मीठा, तो वही जल बढ़ गया। व्यक्ति वही है, दूर रहने से एनर्जी बढ़ा, नेचर आपके अंदर भी पाया जाता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो रूल्स है वो कहता है इलेक्ट्रॉन कैन मूव ऑन those orbits या that orbits for which total angular momentum of electron इसका फॉर्मूला mv r, यही ना होगा, mv हो गया मोमेंटम और रेडियस से मल्टीप्लाई तो हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल of h/2π। इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर काटेगा या उसी ऑर्बिट में चक्कर काटेगा जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का कुल कोणीय संवेग यानी mvr किसके बराबर होगा, तो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है समाकल गुणक, और समाकल गुणक का मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह का गुणक। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि mvr बराबर n गुने कितना h/2π। n का मान कितना के बराबर, तो n का मान प्रारंभ होगा 1 2 3, ये सब जो नंबर है ना इसी को इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी इंटीजर का गुणा करना होगा h/2π से। अगर पहला कक्षा में घूमेगा तो इनका मान 1 रख देंगे, दूसरा कक्षा में घूमेगा तो इनका मान 2 रख देंगे, तीसरा कक्षा के लिए इनका मान 3 रख देंगे। अब इसी पैटर्न पर आप इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करा सकते हैं। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है एटॉमिक प्रिंसिपल का, यही सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि mvr जो होगा वो किसके बराबर होगा, h/2π के पूर्णांक गुणज के बराबर होगा। h को हम लोग प्लैंक्स क्वांट कहते हैं, प्लैंक्स नियतांक। h को क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक आपको अभी से आ गया ना, अब एकदम जितना आगे की पढ़ाई करते जाइएगा वहां पर एक प्लांक नियतांक आता चला जाएगा। बहुत कमाल का व्यक्ति था मैक्स प्लांक, उसने इस कांस्टेंट को डेवलप किया। ठीक है, m हो गया क्या, m हो गया इलेक्ट्रॉन का मास। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, याद रखना इलेक्ट्रॉन का मास इसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन मास है इलेक्ट्रॉनिक मास। ई है स्पीड, क्या है
कितना स्पीड से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमारा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पीड है। आर को जानिए रहे, रेडियस है, ऐसा है। इसको तेजी से उतार लीजिए, हिंदी वालों के लिए बोल देते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर काटता है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का कुल कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर काटता है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का कुल कोणीय संवेग h/2 पाई का, इलेक्ट्रॉन का कुल कोणीय संवेग h/2 पाई का, इलेक्ट्रॉन का कुल कोणीय संवेग h/2 पाई का समाकल गुणक होता है। समाकल गुणक होता है। समाकल इंटीग्रल मल्टीपल। अब थोड़ा सा हम इसमें और भी बातों उतार लिए हो क्या करिए। -34 जूल सेकेंड। हालांकि एच का मान आपको दिया हुआ रहेगा। अब याद रखना चाहते हैं तो याद रखेंगे 6.6262 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड लिख देते हैं। एच का मान 6.6262 गुने 10 के पावर -34। इतना वैल्यू याद रखिएगा। बेटा देना। अब कुछ बातें यहाँ पर और ध्यान से देखना है। एक बात याद रखना, बोर ने जो भी परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था वो हाइड्रोजन एटम था। कौन सा? हाइड्रोजन एटम पर उसने ज्यादातर बातें किया था। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है इस कक्षा पर। ध्यान से देखिए, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है न्यूक्लियस। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अंदर में चार्ज होगा +Ze, अंदर में चार्ज कितना रहता है? +Ze। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं कि घूम रहा है, और वेलोसिटी इसके पास कितना है? v। और कण का द्रव्यमान कितना है? m। वेलोसिटी v। कौन घूम रहा है? कण, इलेक्ट्रॉन। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन पर डबल फोर्स लगेगा। बताए थे कि कोई भी सर्किल पर बिना रास्ता बदले घूमता जाए तो वहां पर दो फोर्स है। एक फोर्स केंद्र की ओर और एक फोर्स केंद्र के बाहर। जो फोर्स केंद्र की ओर होगा उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, और जो फोर्स केंद्र से बाहर होगा उसका नाम होगा सेंट्रीफ्यूगल। अभिकेंद्र बल और परिकेंद्र बल के नाम से जाना जाता है। ये जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं तो उसकी हालत कैसे हो जाएगी? जो जितना फोर्स अंदर लगेगा उतना फोर्स बाहर लगेगा, तो ऐसे हो जाएगा। अब इसी रास्ते पर लगातार क्या करता रहेगा? अगर अंदर का फोर्स ज्यादा हो गया तो धीरे धीरे अंदर आकर तो नाभिक से टकरा जाएगा। बाहर का फोर्स ज्यादा हो गया
तो धीरे धीरे बाहर निकलते हुए फैल जाएगा और अपने रास्ता में बने रहना है ना इसको। अपना कक्षा तो छोड़कर जाएगा नहीं। कक्षा तो तब छोड़ सकता है जब उसको बाहर से आप एनर्जी इन्वॉल्व करोगे या उसकी एनर्जी खींच के बाहर निकालोगे। तो अपने से इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स चेंज नहीं करता, उसको हम लोग चेंज कराते हैं। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे करके अपर लेवल एनर्जी में पहुंचा देते हैं या उसका एनर्जी खींच करके लोअर एनर्जी लेवल में ले आते हैं। लेवल बोलेंगे तो कक्षा समझना। एनर्जी लेवल किसका नाम है? कक्षा का। सेल्स को ही हम लोग एनर्जी लेवल के नाम से डिफाइन करते हैं। तो इसमें दो को फोर्स काम करेगा। एक फोर्स काम करेगा सेंटर की ओर, इसका नाम होगा Fc। अब एक फोर्स काम करेगा सेंटर के बाहर, इसका नाम होगा FCL। Fc को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल। अब अभिकेंद्र बल कितना होता है इसका सूत्र आप याद रखना, आगे चल करके काम आएगा। ऐसे पॉलिटेक्निक का पैरामीटर में तो पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखेंगे तो हो सकता है आगे आपको फायदा हो। Fc का मान याद रखेंगे ZE² ये है ना यहाँ, JD × E कितना? JD²। और इन दोनों के बीच में कोई रेडियस वाला दूरी होगा, कितना होगा? R। तो बटा में कितना? R²। अभिकेंद्र बल का सूत्र याद रखेंगे JD² बटा में R²। Z कौन है? तो एटॉमिक नंबर। Z कौन है? परमाणु संख्या। अब जैसे सोडियम लीजिएगा तो Z का मान कितना रख दोगे? 11। कैल्शियम लेंगे Z का मान 20। हाइड्रोजन लेंगे 1। हाइड्रोजन लेंगे तो कितना हुआ? Z को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। ठीक है। एक बल बाहर काम करेगा सेंट्रीफ्यूगल, FCF। FCF इसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल परिकेंद्र फोर्स, परिकेंद्र बल। और परिकेंद्र बल कितना होगा? वेलोसिटी कितना है? E। मास कितना है? m। तो परिकेंद्र बल होता है mv² बटा में r। कितना होता है? हाँ, याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल पर घूम रहा है, आप साइकिल भी चलाओगे ना, तो सर्किल पर चलाओगे तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा और वहां पर कितना फोर्स काम करेगा? तो mv² बटा में r। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, FCF जो काम करता है वो कितना होता है? mv² बटा में कितना? r। यही काम करता है। अब बताइए फोर्स का बड़ा महत्व है। वेलोसिटी बढ़ाइएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा, यानी आपको ज्यादा बड़ा ब्रीथ में, यानी ज्यादा ब्रीथिए चक्कर मारना है तो स्लो स्पीड में नहीं, प्रॉब्लम होगा। क्या होगा? फास्ट स्पीड में। किसमें? तेजी से। तेजी से चलिएगा तो सर्किल पर घूमिएगा, धीरे धीरे चलोगे तो सर्किल पर। जब मौत के कुआं वाला एग्जाम्पल कर दिए थे कि मौत के कुआं में जो बाइक वगैरह चलता है धीरे धीरे चला पाएगा? क्या हो? नहीं चला पाएगा। और स्पीड ज्यादा रखता है, ज्यादा स्पीड रखेगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो फ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा, ज्यादा फोर्स क्रिएट करेगा तो आराम से दीवार में चिपका हुआ चलेगा। कुआं में एकदम दीवार पे चलाते हुए आप लोग देखे होंगे। तो अंदर जो फोर्स काम करता है, परमाणु में दो फोर्स काम कर रहा है। एक काम कर रहा है कितना? JD² बटा में R²। दूसरा कितना? mv² बटा में r। ये दोनों फोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये जो भी हम फोर्स निकाल रहे हैं, ये वाला फोर्स केमिस्ट्री में निकलता है। अगर फिजिक्स में इस सूत्र को देखना हो तो फिजिक्स वाला अगर चाहेंगे, केमिस्ट्री वाला है कौन सा? केमिस्ट्री की दुनिया में फोर्स इतना लिखा जाएगा और फिजिक्स की दुनिया में फोर्स इतना लिखा जाएगा, ke² बटा में r²।
ये कहाँ पर ये फिजिक्स में लिखा जाएगा। दोनों फोर्स आपको हम बता दिए। अभी केंद्र जो बल रहेगा वो केमिस्ट्री वालों के अनुसार इतना लगता है जेडी स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर, और फिजिक्स वालों के अनुसार कितना लगता है के स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो जेड भी कांस्टेंट है और के भी, लेकिन यहाँ पर जो जेड है वो एटॉमिक नंबर को सूचित कर रहा है। अब यहाँ पर जो के है उसको कूलम नियतांक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ये कूलम नियतांक के लिए सूचित करता है। तो ये को के जो है इसको हम लोग कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलम्स कांस्टेंट। आपको कौन सा फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? ये वाला कूलम्स कांस्टेंट। फार्मूला सब उतार लेंगे लेकिन ज्यादा महत्व को नहीं बताएंगे। देखिए ये तो रही बल की कहानी। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमेगा, कितना फोर्स काम करेगा? दो गो। कौन कौन? केंद्र की ओर और केंद्र से बाहर। केंद्र की ओर जो बल काम करेगा उसका दो सूत्र है। एक फिजिक्स की दुनिया में क्या सूत्र है? के स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। अब एक केमिस्ट्री में क्या सूत्र है? जेडी स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। लेकिन ई वाला जो बाहर की ओर काम कर रहा है वो फिजिक्स के लिए भी उतना ही है और केमिस्ट्री के लिए भी उतना ही। आप साइकिल में चलाएंगे तो उतना ही रहेगा। नहीं पता तो जरूर लिखते एम वी स्क्वायर बटा में आर होता है, आर स्क्वायर नहीं होता है। वेलोसिटी में एम वी स्क्वायर बटा में कितना? आर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर अपने कक्षा में घूम रहा है तो इसमें दो एनर्जी होता है। एक एनर्जी की वजह से यह लगातार चलते रहता है। तो चलने से जो एनर्जी है उसका नाम काइनेटिक। उसका नाम क्या है? काइनेटिक। और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से कक्षा में रहता है, अपना कक्षा नहीं बदल रहा है। पहला कक्षा में है तो पहले कक्षा में, दूसरा में नहीं जा रहा है, तीसरा में नहीं जा रहा है। तो कक्षा में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी होता है और चलते रहने के लिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। और दोनों एनर्जी जब जुड़ते हैं तो मिलते हैं कंप्लीट एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब एनर्जी कितना कितना होता है इस बात पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एनर्जी इलेक्ट्रॉन का तो काइनेटिक एनर्जी, कौन सा एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी तो भाई बहुत सिंपल है। गतिज ऊर्जा जो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो तो बहुत सिंपल है। कितना? 1/2 mv²। ये तो सबको जानते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारा स्पीड इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतना ही होता है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? ये पोटेंशियल एनर्जी mgh मत बोल देना। पोटेंशियल एनर्जी को लोग समझते हैं कि केवल mgh होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी बहुत अलग कहानी होगा, जब हम लोग पढ़ेंगे तो बात करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, माइनस जेड ई स्क्वायर बटा में आर। कितना? माइनस जेड ई स्क्वायर बटा में आर। अब देखो दोनों फॉर्मूला को, जितना भी फॉर्मूला आ रहा है लगभग एक जैसा आ रहा है। अब ऐसा आता है तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ता है। बल का कितना? अंदर की ओर बल कितना? जेड ई स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। लेकिन आप पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? माइनस जेड ई स्क्वायर बटा में आर। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी याद रखना, माइनस जेड ई स्क्वायर बटा में कितना? आर। अच्छा, फिजिक्स में लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? माइनस के ई स्क्वायर बटा में आर। केमिस्ट्री वाला जेड लिखेंगे, फिजिक्स वाला के लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों एनर्जी को भी उतार लीजिए। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का हिंदी हो गया इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी कौन सा ऊर्जा?
स्थितिज ऊर्जा। चित्र दोबारा नहीं बनाना, एक बार बना लिए ना, और केवल फॉर्मूला ये सब याद रखिएगा। डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकता है, गतिमान इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? तो माइनस जेडी स्क्वायर बटा में आर। कहां पर गतिमान? इलेक्ट्रॉन कहां पर चलेगा? ऑर्बिट में। कहां? कक्षा में। अच्छा, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में जोड़ना पड़ेगा स्थितिज ऊर्जा, टोटल एनर्जी मिल जाएगा। अब थोड़ा सा मिटा देना, चित्र को अभी रखने देते हैं। एटॉमिक रेडियस थोड़ा निकाल कर आपको दिखाते हैं कितना होता है। एटॉमिक रेडियस ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एटॉमिक रेडियस, रेडियस माने त्रिज्या, परमाणु का त्रिज्या को इसके लिए कैसे? तो देखो यहीं से काम शुरू करते हैं। यहाँ पर परिकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये बात देखिए कि Fc जो होगा वो FCF के क्या होगा? इक्वल होगा। FCF इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं होता तो ऑर्बिट बदल देता ना। अगर मान लो कि ये जब ज्यादा होता है कम होता तो अंदर आने लगता, गोला ज्यादा होता तो बाहर जाने लगता, ऑर्बिट चेंज होने लगता। तो अपने ऑर्बिट्स में बना रहना, उसे ऑर्बिट को बदलना नहीं है। तो ये जरूरी पड़ता है ये दोनों बल आपस में क्या होने चाहिए? एफसी का फॉर्मूला जेडी स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला एमवी स्क्वायर बटा में स्क्वायर यानी आर से आर, पावर कैंसिल, आर कैंसिल नहीं, पावर एक कम हो गया है। थोड़ा इधर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? एमवी स्क्वायर बराबर कितना? जेड ई स्क्वायर बटा में लिख सकते हैं ना। आर को उठा के यहाँ रख देते हैं, वी स्क्वायर को उठा के यहाँ रख देते हैं। तो आर बराबर हमारे पास फार्मूला आ गया कितना? जेडी स्क्वायर बटा में कितना? एमवी स्क्वायर। जेडी स्क्वायर बटा में इसी रेडियस को परमाणु की त्रिज्या बोलते हैं। यानी रेडियस, एटम का रेडियस ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखेगा कि रेडियस जो होगा वह एक रिलेशन के अनुसार चेंज करेगा। जेडी स्क्वायर बटा में किसके अनुसार? एमवी स्क्वायर के अनुसार। यही हमारा परमाणु त्रिज्या है। अच्छा, इसमें अगर हम बोर्स का थ्योरम लगा दें, अभी भी यहाँ पर जो रेडियस निकाले हो इसमें बोर्स का परमाणु सिद्धांत का एक भी एप्लीकेशन नहीं हुआ। यहाँ पे दो का फोर्स इक्वल हुआ है। यहाँ तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के अंदर और बाहर का बल आपने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। बोर का परमाणु मॉडल लगाने के लिए बोर का गणितीय सूत्र अप्लाई करो, mvr बराबर nh बटा 2 पाई। वहां पर भी तो r है, तो वहां का r जब इसमें इन्वॉल्व होगा तब यह बोर परमाणु त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभी हमारे पास परमाणु त्रिज्या का एक जनरल कैलकुलेशन आया। अब इस कैलकुलेशन में हम थोड़ा सा विस्तार करेंगे। कैसे? इसका लॉजिक डायग्राम देखो। बोर्स एटॉमिक प्रिंसिपल, बोर्स एटॉमिक प्रिंसिपल लगाइए। एटॉमिक प्रिंसिपल, जो भी बच्चे 10th पास होने वाले हैं, 10th पास अभी तो हुए नहीं ना है, मैंने अभी तो रिजल्ट आया नहीं, तो जितने भी 10th पास होने वाले विद्यार्थी उनके लिए तो समझ जाओ ये अमृत वरदान है 11th क्लास के लिए। एकदम एटॉमिक रेडियस आपको निकालना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूला देखिए, mvr बराबर nh बटा 2 पाई। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? E को रहने देते हैं, रख सकते हैं। V को रहने देते हैं और mr को नीचे ले आते हैं। तो यहाँ से V बराबर कितना हो जाएगा देखकर बताओ? nh बटा 2 पाई
एम आर, ई का मान उठा के यहाँ रखो। जैसे भी का मान उठा के यहाँ रखोगे तो इसका भी रेडियस इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और जो अब रेडियस का मान निकलेगा वो एक्चुअल डायग्राम, एक्चुअल कॉन्सेप्ट होगा। तो हमने कुछ किया नहीं, बोर्स का एटॉमिक प्रिंसिपल जानते थे, उसके अनुसार हमने एक इक्वेशन लिखा, mvr बराबर कितना, mh/2 अब देखिए p का मान यहाँ से हम रहने दिए, mr को यहाँ पर उठा के रख दिए। अब उसको उठाकर यहाँ पुट करेंगे और नया इक्वेशन हम लोग तैयार करेंगे। बोलिए r बराबर ZE² और बटा में m तो है नहीं, ही को चेंज करना है इसमें ना, तो ही की जगह कितना रखते बोलिए, NH/2 पाई mr, अब इसका बोनस। अब यहाँ पर कहानी थोड़ा सा सॉल्व करने वाला हो, तो अभी सॉल्व करेंगे और रेडियस का फार्मूला निकल जाएगा। देखो रेडियस दो जगह दिख रहा है, हमको रेडियस का मान निकालना है, तो इसको सॉल्व करके ही हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। आपको फार्मूला याद रखना है, रेडियस का एक फार्मूला ही याद रखना है, ZD² बटा में mv²। अब अगला जो फार्मूला निकालेंगे फिर वो याद रखना। ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्मूला का हमको याद रखना इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन कहीं नहीं आने वाला, हम बता दे रहे हैं ताकि आपको दिमाग में डायरेक्ट कभी आ जाए तो आप उसे डील कर पाओ, या भविष्य में हमारा जैसे पढ़ावे का मन करे तो काम कर सकते। खराब काम का चलिए वहां से इक्वेशन को थोड़ा हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। r बराबर बोलिए ZD² बटा कितना, तो यहाँ से हम ऐसे लिखना चाहते हैं n²h², सही लिखा, लिख सकते हैं ना। और नीचे बोल दो, नीचे 4π² देख रहे हो ना, और कितना m² r², देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो m से e पावर कट जाएगा, नीचे वाला राशि ऊपर चला जाएगा, दिक्कत नहीं ना है। m से पावर कैंसिल हो गया, ऊपर और नीचे भूल जाइए, तो m से पावर कटेगा ना। अच्छा ये नीचे है, मुख्य बटा यही है ना, ये हमारा प्राइमरी फ्रैक्शन वाला पार्ट है, तो मुख्य बटा के नीचे डबल दिखाई दे तो नीचे वाला ऊपर जाता है, तो नीचे वाला ऊपर भेज दो, कितना हो गया RZD² ऊपर कितना जाएगा 4π² और नीचे कितना रह जाएगा n²h²। अब कोई दिक्कत, पावर से ही r कट जाएगा, देख रहे हो ना। यहाँ कितना बचेगा, कटता है तो 1 और घटता है तो 0, तो कट रहा है कि घट रहा है, तो यहाँ 1 बचेगा। तो 1 बराबर ZD² बराबर 4π² mr और बटा कितना n²h²। तो यहाँ से आप दावा कर सकते हैं कि जितना ऊपर उतना नीचे, तब ना कट के मन होता है, या फिर क्रॉस गुना कर दो। तो यानी यहाँ से कितना लिख सकते हो, e वाला बराबर e वाला लिख सकते हैं ना, ऊपर नीचे बराबर लिखा जा सकता है। तो ZD² 4π² mr बराबर कितना n²h²। तो हमारे पास r निकालना था ना, तो r पकड़ लीजिए, बाकी को उधर भेज दीजिए। तो r बराबर बोलो, उधर मिटा दें, थोड़ा डेरिवेशन दिखा दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। r बराबर बोलिए कितना लिखते n² बटा में कितना ZD² 4π² ZE² 4π² अब इंटू कितना, यही r का फॉर्मूला है। ये थोड़ा महंगा फॉर्मूला है, कितना n² h² ZE² 4π² इंटू n। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखिए,
देखिए ध्यान से, H कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी कांस्टेंट होता है, 4 पाई भी कांस्टेंट होता है, मास भी इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होता है, यानी H, Z, E, 4 पाई M सब कांस्टेंट का फैमिली। तो इस सब को हटा करके हम कांस्टेंट कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि H, Z, E, पाई, चार तो कांस्टेंट होता ही है, M, ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट है। तो इस सब को हटा दीजिए और उसके बदले क्या रख दीजिए? K। तो R बराबर कितना हो जाएगा? K केवल कौन? N²। N क्या होगा? N होगा वही N बराबर 1 तो पहला कक्षा, N बराबर 2 दूसरा कक्षा, यानी ये होगा ऑर्बिट्स नंबर। कौन सा नंबर? ऑर्बिट्स नंबर। तो यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, R बराबर KN²। अब बताओ ऑर्बिट की संख्या अगर हम दुगना करेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर कितना गुना? 4 गुना। ये होगा 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर गुना R होगा। तो ये होगा 2 का 2, H का मान 2 रखेंगे तो R का मान 2 का स्क्वायर करके रखना होगा 4 गुना। ठीक है ना? यानी आप देखेंगे तो क्या होगा, परमाणु तो थोड़ा सा देखा गया तो नाभिक से पहला कक्षा इतना दूरी पर था, तो दूसरा कक्षा इतना ही दूरी पर नहीं, इससे ज्यादा दूरी पर था, तीसरा कक्षा और ज्यादा दूरी पर था। यानी देख रहे हैं ना, ये दूरी किस रूप में बढ़ेगा? स्क्वायर के रूप में। किस रूप में बढ़ेगा? स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। आप ये भी फॉर्मूला याद रखना, ये वाला तो नहीं याद रखना ही है, तो याद करने की जरूरत भी नहीं, R बराबर KN²। ये फॉर्मूला याद रखना है कि बोर्स परमाणु त्रिज्या का फॉर्मूला है। ठीक है ना? डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र दिखाया गया है? KN² H² ZD² 4 पाई स्क्वायर अब इनटू M। अब इसमें 4 ऑप्शन बनाना बहुत आसान है। N² H³ ये ऑप्शन हो गया, फिर N³ H² दूसरा ऑप्शन हो गया, फिर यहाँ पर चेंज करेगा E कर देगा, अब यहाँ पर कर देगा Q। आपको पावर ज्यादा ध्यान रखना है, N पर पावर 2, H पर पावर 2, E पर पावर 2, अब पाई पर पावर 2, यानी पूरा पावर 2 के फॉर्म में। पूरा पावर किसके फॉर्म में? 2 के फॉर्म में। जो भी पावर आया 2 के फॉर्म में आया, 3 और 1 के फॉर्म में नहीं आया। तो जो भी है उसको आपको याद रखना है। तेजी से इसको उतारिए। अब चलिए, हम लोगों ने रेडियस में निकाल लिया, एटम का क्या निकाल दिया? रेडियस। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के लिए सोचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी तो 2 प्रकार से मिलेगा, पोटेंशियल के रूप में और काइनेटिक के रूप में। पोटेंशियल की वजह से अपने ऑर्बिट में बना हुआ रहेगा, अब काइनेटिक से चलता रहेगा। कक्षा में भी रहना है और चलते भी रहना है, तो इसमें डबल एनर्जी काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम कैसे निकालेंगे उसको देखो। ये भी काम, R का मान अभी यहीं पर लिखने रहिए, जरूरत पड़ने वाले हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देखेंगे तो भाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को K से दिखाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखाते हैं, सिंबल निर्धारित है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी कुछ पढ़ाए हैं, पढ़ाए ना? पोटेंशियल एनर्जी इतना ही था ना? अच्छा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 mv² माइनस ZD² अब बटा में कौन? अब यहाँ पर रुकिए थोड़ा सा, हमको चाहिए ऐसा कुछ इक्वेशन जिसमें अगर यहाँ JD है तो इसको भी हम JD के टर्म में ले लें,
तो टर्म कम हो जाएगा, कॉमन वगैरह लेने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो इसके लिए हम रिलेशन लिखेंगे ए वाला, एफ सी बराबर एफ सी एफ। अच्छा एफ सी कितना था देखकर बताइए, जेडी स्क्वायर आर स्क्वायर था ना, एफ सी एफ कितना था देखकर बताओ, है ना। कुछ अनजान टाइप का नहीं ना लग रहा है कि बताओ आर से पावर, तो क्या लगता है एफ डी स्क्वायर की जगह पर कितना लिखना चाहिए, जेडी स्क्वायर बटा में आर। तो यहां से देखिए जेडी स्क्वायर बटा में आर को आप कितना लिख सकते हैं, एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एम बी स्क्वायर दिख रहा है ना। तो एम बी स्क्वायर को हम चेंज कर देंगे किसमें, जेडी स्क्वायर बटा में आर में। इसलिए ये इक्वेशन को हम लोग चेंज करो, यही इक्वेशन चेंज हो रहा है। कितना होगा बोलो, E बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर की जगह कितना रखते हैं, तो जेडी स्क्वायर बटा आर माइनस जेडी स्क्वायर बटा में आर, देख लो है ना। इसको केवल हमने क्या लिख दिया, ये हो गया। क्या कॉमन लेना चाहिए, देख लो जेडी स्क्वायर और बटा में आर कॉमन हो जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा कितना, एडी स्क्वायर बटा में आर, अंदर कितना रह जाएगा बोलो, 1/2 माइनस 1। देखकर बताइए आधा में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस आधा, कितना बचेगा, घटाव नहीं आता है, आधा में से एक हो तो माइनस आधा। ऐसा जब भी आए ना एक घटा वाला कहानी, तो ऊपर में से नीचे घटाइए और नीचे वाला नीचे रख दीजिए बस। तो एक में से 2 जाएगा तो कितना होगा, माइनस 1 और नीचे कितना था 2, यानी कितना हो जाएगा -1/2। घटाव हो जाएगा कितना, जेड ई स्क्वायर, तो ई बराबर हो जाएगा, ये तो -1/2 आ रहा है ना, तो आगे कितना रख देंगे, -1/2 और कितना, जेडी स्क्वायर बटा में आर। थोड़ा सा अगर हम सजा दे तो ई बराबर हो गया माइनस जेडी स्क्वायर बटा में 2। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस में होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस में होने का मतलब क्या निकल रहा है, तो माइनस का मतलब होता है कर्जा। इलेक्ट्रॉन ऐसा है कि वो कर्जे में डूबा हुआ है, वो बंधन में है, किसमें है, बंधन में। अब कर्जा में होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को वहां पर परिश्रम करना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है, वो बंधन को तोड़ करके नहीं जा सकता है, एकदम प्रतिबंध में आ गया है। माइनस में एनर्जी मिल जाना, वो बॉन्ड में आ जाता है, यही इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, यही बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है। अगर बाहर से इतना ही एनर्जी हम दे देंगे ना, बाहर से इतना ही एनर्जी दे देंगे तो यह बॉन्ड तोड़ करके और इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए कक्षा छोड़कर चला जाएगा। और ये बॉन्ड एनर्जी, अब यही बॉन्ड एनर्जी सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी, मंगल, शुक्र जितने भी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा ही बॉन्ड एनर्जी उनके पास है। उनके पास जो बॉन्ड एनर्जी हो ये है -G m1 × m2 बटा में 2r, इतना ही उनके पास बॉन्ड एनर्जी। इसी रूप में उनके पास बॉन्ड एनर्जी होती है। बॉन्ड एनर्जी माने बंधा हुआ एनर्जी हमेशा नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का मतलब कर्ज में है। अब कर्ज में आप है तो छोड़ के नहीं जा सकते, कर्ज में है तो कहां से छोड़ के जाइएगा, कर्ज चुकाओ तब फ्री होकर जाओ। ये है बॉन्ड एनर्जी, नेचर में यही बॉन्ड एनर्जी चलता है। इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड एनर्जी -J² बटा में में तो हम केवल अपना टाइम बेकार लॉस कर रहे हैं। केवल हम चाहते तो डेरिवेशन ना देते, लेकिन ऐसे ऐसे फार्मूला लिखते ना तो तू कहता कहाँ से आया कितना रटे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा दिखा दे रहे। अच्छा, आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, R का मान यहाँ रख सकते हैं ना। अब फार्मूला को एक नए स्वरूप में देख सकते हैं, तो हम वही काम करने वाले हैं।
ये वाला जो एनर्जी का फॉर्मूला है इनकम्प्लीट है, पूरा कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट ये वाला होगा क्योंकि इसमें बोर का परमाणु सिद्धांत से निकला हुआ रेडियस है। अब ये रेडियस जब इसमें आएगा तो कंप्लीट एनर्जी की सही जानकारी दे पाएगा। आप थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पर डेरिवेशन देख लीजिए। अब फार्मूला पर 10 बार लिख लोगे ना तो याद हो जाएगा। लिख कर याद करना E बराबर बोलिए माइनस जेड ई स्क्वायर, अब बटा कितना R का मान रखेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर बटा में कितना जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इनटू m। और भी कुछ है 2r का मान रख दिए ना। क्या करना चाहिए 2 से 4 काट देना चाहिए 2 बार में। और भी कुछ कटेगा? अब तो कुछ कटे वाला नहीं, सब राशि ऊपर जाएगा। कौन कौन जाएगा ऊपर? देखो माइनस जेड तो पहले से था और ऊपर कौन आया माइनस जेड ई स्क्वायर पहले से है ना। नीचे वाला टर्म कितना जाएगा जेड ई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर अब इनटू कितना n और बटा में कितना n स्क्वायर h स्क्वायर। थोड़ा ऊपर गुणा कर दो तो गुणा करो कितना आएगा माइनस जेड स्क्वायर, जेड में जेड से गुणा e के पावर कितना 4, ठीक है। और कितना 2 पाई स्क्वायर अब इनटू a और बटा में कितना n स्क्वायर h स्क्वायर। अच्छा यही आपका एनर्जी का रियल फॉर्मूला हो गया। थोड़ा बड़ा लग रहा है फॉर्मूला, याद रखने में थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन 2-4 बार याद रखोगे करोगे तो याद हो जाएगा। जेड स्क्वायर ई के पावर 4 2 पाई स्क्वायर इनटू a बटा में n स्क्वायर h स्क्वायर। यह है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का सूत्र। अब देखिए ध्यान से जेड ई 2 पाई m h कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ए वाला सब के सब कांस्टेंट का खानदान है। हटावे लिखो क्या लिख दो के। तो एक नया सूत्र आपको देखने के लिए मिलेगा, ध्यान से देखना। E बराबर माइनस के, माइनस तो रहेगा ना और बटा में कितना n स्क्वायर। अच्छा ये फार्मूला आपको बहुत कुछ कहेगा। ऐसे साधारण लॉजिक में देखें तो n का मान बढ़ने से e का मान घटता, उल्टा संबंध है। उल्टा संबंध में कहानी होती है कि नीचे वाला बढ़ाई जाए तो ऊपर वाला घटने लगता है। तो ई बात के आगे नेगेटिव लगा हुआ। अगर एक प्लस में होता तो बात जितना कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ये बात किस में हो रही है माइनस में। तो हम एक वाक्य को 2 तरीके से बोल सकते हैं। एक तरीका होता है अफर्मेटिव में, अब एक होता है नेगेटिव में। थोड़ा ग्रामर में हम लोग आते हैं जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रामर में पढ़े होंगे तुम लोग, अब तो ग्रामर हम भूल गए हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ के अलावा ग्रामर वगैरह याद में नहीं है। तो थोड़ा बहुत मान लो कि कभी हम लोग अंग्रेजी लिखते हैं तो साइंस में उतना अंग्रेजी को हम लोग इन्वॉल्व करके नहीं चलते हैं। दिस की जगह दैट लिखा जाए उससे नंबर वगैरह कटने की चांस नहीं होती। लेकिन थोड़ी बहुत याद है कि ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना होता है जिसमें हम लोग अफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए सीखते हैं। अब देखो एक ही वाक्य को बिना अर्थ बदले अगर वाक्य को बदल दिया जाए तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अर्थ नहीं बदलना चाहिए लेकिन वाक्य बदल जाएगा। अब जैसे बोला जाए सीता बदसूरत नहीं है, इसका मतलब सीता सुंदर है बोलता है ना। तो बदसूरत नहीं का मतलब सुंदर। तो बताइए एक ही बोल रहे हैं राजू सीधा लड़का नहीं है, उसको सीधा सीधा बोलो क्या बोलते हैं राजू बदमाश लड़का है, ये ना बोल रहे हैं। आप लोग सीरियल वगैरह देखते होंगे तो आजकल सीरियल में अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिला जुला के बोलता है कि ना। 2 लाइन हिंदी में बोलेगा फिर अंग्रेजी बोलेगा, फिर अंग्रेजी बुलाएगा हिंदी में बोलेगा, लगता है भुला जा रहा है। और उसमें सीरियल में देखोगे कलम लेने गया कोई ज्यादा स्मार्ट लोग
कल हम देखेंगे कहेंगे नॉट बैड, अरे सीधा सीधा गुड बोल देते, क्या बोलेगा नॉट बैड और रख लेगा कि नॉट बैड मतलब खराब नहीं है, तो बची है अच्छा। यही सेंस यहां पर लगाना है। देखिए माइनस का मतलब नहीं होता है, माइनस का मतलब क्या होता है नहीं, और प्लस का मतलब हाँ। तो n का मान बढ़ाने से e का मान घटेगा नहीं, माइनस नहीं होता तो हम यहीं तक बोल देते घटेगा, लेकिन माइनस देखे तो तुरंत बोल दिए कौन चीज नहीं। अब देखो n का मान हम लिख कर दिखाते हैं, n का मान बढ़ाने से e का मान मतलब एनर्जी का मान घटेगा। ये कहां तक बोलती है e बटा n स्क्वायर बोलती है, लेकिन आगे देखिए कौन सी माइनस, तो माइनस जैसी देखे तैसी लगा दे कौन सी नहीं, तो घटेगा नहीं का मतलब बढ़ेगा। यहाँ पर हम लोग नेगेटिव सेंस में लेते हैं, घटता नहीं है तो क्या होता है बढ़ता है, बदसूरत नहीं है सुंदर, तो यहाँ पर बढ़ेगा, क्या होगा बढ़ेगा। बात समझ में आई? अब पढ़ो n का मान बढ़ाने से e का मान बढ़ेगा, तो देखो बढ़ेगा कि नहीं, ये पहला ना भी, ये पहला कक्षा n का मान 1, ये दूसरा कक्षा n का मान 2, तो बताओ इसमें एनर्जी कम है, इसमें एनर्जी देख रहे हो ना, n का मान कम रखिएगा तो एनर्जी कम होगा, n का मान ज्यादा रखिएगा एनर्जी ज्यादा होगा, तो ना n का मान बढ़ाने से e का मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं का मतलब हम क्या निकाल रहे हैं बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जाइएगा एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा बढ़ेगा। तो यही बात यहाँ बताना चाह रहा है, एनर्जी इज चेंजिंग इन दिस मोड। चलिए इसको तेजी से उतार लीजिए, हाँ तब तो घटता है, वो हम भी लगा देंगे। अब जैसे पोपो करेगा कि जो जो n का मान किनारे, रोड के किनारे कोचिंग संस्थान या शिक्षण संस्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करें यही में किया, जय बड़े बड़े जो कोचिंग स्कूल्स होते हैं देखते हो एकदम किनारे बनाता है, कहा लगी है पाए कोई से बचने के लिए। n का यहाँ पर देखिए अगर प्लस होता ना तो खाली ऐसा लिखते कि n का मान बढ़ाने से e का मान घटेगा, नहीं लिखने का अधिकारी, तब तो बात उलट जाता ना। माइनस की वजह से हमें क्या लिखना पड़ रहा है, नहीं लिखना पड़ रहा है। माइनस का मतलब नेगेटिव, माइनस का मतलब नेगेटिव का मतलब ना, और पॉजिटिव का मतलब हाँ। आज रिलेशन में नहीं आ, चलो ठीक है, अच्छी बात। मैंने पहले भी बोला था कि नजदीक वाला कक्षा में एनर्जी कम होगा, दूर वाला कक्षा में एनर्जी ज्यादा होगा, ये बात कह रहा है गणित की भाषा में। तो आज बहुत सारा फार्मूला हम लोगों ने डेराइव किया। अच्छा, जितने विद्यार्थी अभी तक पेमेंट नहीं जमा किए हैं, 1 महीना का क्लास लगभग ओवर हो गया, 26 तारीख से क्लास चल रही है, 26 फरवरी से क्लास स्टार्ट हुआ था, लगभग 26 को एग्जैक्ट स्टार्ट हुआ था क्लास। जो भी विद्यार्थी पेमेंट अभी तक नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कुछ 30 तक जमा कर दें, और पेमेंट सबके लिए उतना ही है। अभी भी डिस्काउंट दे दे रहा हूँ, 200 रुपया 300 रुपया जो भी डिस्काउंट दिया है ना, क्योंकि अधिकांश बच्चों ने जमा कर दिया। अब 2-4 बच्चे नहीं जमा कर पाए हैं, उनको भी लाभ दे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, तो जो लाभ देना चाहिए। अरे मेन बात है कि हमको पैसा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो अगर तुम गौर से देखोगे तो तुमको एक सामान्य ट्यूशन से भी कम पैसा लगेगा। एक साधारण ट्यूशन पढ़ने के लिए आप जाते हैं तो एक बैच में एक ट्यूशन पढ़ने के लिए 45 मिनट या 50 मिनट पढ़ाता है, एम आई राइट? चलो 1 घंटा पढ़ाता है,
तो 50 मिनट की ट्यूशन आप पढ़ते हो, 300 रुपया मंथली देते हैं। उसमें एक सप्ताह की सप्ताह में एक दिन छुट्टी भी होती है। मैं छुट्टी नहीं दे रहा, आपको 1.5 घंटा प्रतिदिन पढ़ा रहा, यानी डबल ट्यूशन के बराबर है। 1.5 घंटा से हम कम नहीं पढ़ाते। आज कम पढ़ाएंगे, रिलेशन आ गए 5 मिनट कम होगा तो आ गए, तो भाई हम सोच रहे हैं उन्हीं को दे दिया जाए। तो 1.5 घंटा यानी आप 2 ट्यूशन के बराबर एक दिन पढ़ रहे हैं। तो 1 महीना में कितना पढ़े? 1 महीना में आपने 2 ट्यूशन के बराबर पढ़ा और आपको 1 महीना का पेमेंट 600, 2 महीना का कितना 1200, और 2 महीना से ज्यादा हम पढ़ाते हैं। अब प्लस में एवरीडे क्लास चलता है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलेंगे, 3 घंटा 4 घंटा वाला भी क्लास आएगा। यानी साधारण ट्यूशन से भी कम पैसे पर हम आपका पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल करा रहे हैं। अभी हर साल कराते हैं, एक परंपरा चलता आ रहा है। तो आप लोग अगर 20 तक पेमेंट जमा कर देते तो हमको सुविधा होगा, चावल लेवे में ठीक रहेगा, सब्जी उब्जी भी खा सकते हैं भाई, यही ना रोजी रोटी है हमारा। और बाकी आप लोग समझिए